हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी परिवार सक्सेस रथ पर। सक्सेस रथ पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, और इससे पिछले जो अध्याय था उसमें आपने चावल के बारे में पढ़ा। चावल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, चाहे वो किस्म से संबंधित हो, चाहे वो उसकी फसल से संबंधित हो, उन सभी को आपने डिस्कस किया। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के बारे में। ठीक है। आज की जो हमारी मुख्य फसल होगी वो होगी गेहूं। ठीक है। तो गेहूं के से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गेहूं की बात करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एक ग्रैमनी कुल का पौधा होता है। ठीक है। गेहूं एक ग्रैमनी कुल का पौधा होता है। ठीक है। ग्रैमनी कुल का पौधा होता है ये। और ग्रैमनी कुल में मुख्यतः जो घास से संबंधित फसलें होती हैं उन सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है। अगर इसके हम औसत तापमान की बात कर लेते हैं कि इसको फसल को बोने के लिए जो एक औसत तापमान होता है, ठीक है, औसत तापमान कितना होना चाहिए। अगर इसके औसत तापमान की बात करते हैं तो वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 25 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। इतने टेम्परेचर पर, इतने तापमान पर इसकी बुवाई की जाती है। ठीक है। इसके बुआई के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से वो 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके सिंचाई के बारे में, ठीक है, इसके सिंचाई के बारे में, तो इसको लगभग 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसको लगभग 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और जो फर्स्ट सिंचाई होती है, इसकी जो फर्स्ट सिंचाई होती है वो बोने से 21 दिन बाद, ठीक है, बोने से 21 दिन बाद इसकी पहली बुआई की जाती है। ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा कि गेहूं के बारे में, ये ग्रैमनी कुल का पौधा होता है। इसके लिए जो औसत तापमान होता है वो 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसकी सिंचाई, इसमें लगभग 6 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। और अगर बात करते हैं कि जो पहली सिंचाई होती है वो कब की जाती है, तो वो पहली सिंचाई जो बो देते हैं, बोने के 21 दिन बाद, ठीक है, पहली सिंचाई की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति थे नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको, नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको में एक प्रजाति का आविष्कार किया, गेहूं की प्रजाति। ठीक है। एक गेहूं की प्रजाति थी, गेहूं की प्रजाति जिसका नाम था ट्रिटिकम एवेस्टम। ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम इनकी प्रजाति थी जिस पर इन्होंने अपना काम प्रारंभ किया। ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप इनको जो है गेहूं के उत्पादन में बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त हुई। ठीक है। भारत में एम एस स्वामीनाथन, भारत में एम एस स्वामीनाथन के प्रयासों से जो नॉर्मन ई बोरलॉग थे, नॉर्मन ई बोरलॉग और एम एस स्वामीनाथन के द्वारा भारत में लगभग हरित क्रांति का जनक इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है। जो हरित क्रांति थी, इसमें क्या हुआ कि एम एस स्वामीनाथन ने मैक्सिको में जो नॉर्मन ई बोरलॉग ने ब्रीडिंग की थी, जिस बीज का आविष्कार किया था, उन्होंने भारत में इसको मंगाया। और भारत में इसे मंगाने के बाद इसको क्या किया, ब्रीडिंग किया। ठीक है।
इसकी ब्रीडिंग का मतलब कि इसे भारत में जो है ऐसी जलवायु में, क्योंकि वहां की जलवायु और भारत की जलवायु में काफी अंतर था, इसलिए इसकी ब्रीडिंग की, जिससे कि भारत की जलवायु को में ये भी उग सके, भारत की जलवायु में भी ये अच्छे से जो है फसल उत्पादन किया जा सके। तो इसका भारत में ब्रीडिंग कराया गया। परिणाम ये हुआ कि जो 120 लाख टन का उत्पादन किया जाता था गेहूं का, जो गेहूं का 120 लाख टन उत्पादन किया जाता था, इसके परिणाम स्वरूप इसमें 50 लाख टन की और वृद्धि हो गई। ठीक है, 50 लाख टन गेहूं की और वृद्धि हो गई और लगभग 170 यानी 1.5 गुना मुनाफा हुआ, 1.5 गुना मुनाफा हुआ था। ठीक है, तो 1.5 गुना मुनाफा होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है हरित क्रांति पर ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान, अमेरिका, इन सभी ने भारत को जो है अनाज देने से मना कर दिया था। तो इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि उस समय 1967 और 68 का जो दौर था, उस समय हरित क्रांति ने जो है भारत में काफी आगे प्रोसेस किया और भारत एक आत्मनिर्भर की ओर बढ़ गया था। भारत के पास फिर उसके बाद क्या हुआ कि अपने लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हो गया था। ठीक है, तो ये एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा ही हुआ था। आगे बात करते हैं कि जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए जो वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा कितनी जरूरत, तो 80 सेंटीमीटर की वर्षा गेहूं के लिए जरूरी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि शीर्ष उत्पादक देश। ठीक है, जो उत्पादक देश की बात करते हैं, शीर्ष उत्पादक देश, शीर्ष उत्पादक देश, शीर्ष उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो शीर्ष उत्पादक देश में सबसे पहले स्थान पर है चीन। ठीक है, चीन, उसके बाद है आपका भारत, और अगर भारत की बात कर ले हैं तो भारत विश्व का लगभग 13.5% 13.5% जो है गेहूं का उत्पादन करता है, और उसके बाद आ जाता है आपका अमेरिका, और अमेरिका के बाद आ जाता है आपका रूस। ठीक है, तो ये आपका इसका क्रम है। अगर हम बात करते हैं कि शीर्ष उत्पादक देश में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत, और तीसरे स्थान पर आपका अमेरिका, और चौथे स्थान पर आ जाता है आपका रूस। अगर हम बात कर लेते हैं इंडिया में राज्यों के हिसाब से बात कर लेते हैं, तो राज्यों के हिसाब से अगर हम बात कर ले हैं, भारत में राज्यों के हिसाब से बात करते हैं तो पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और दूसरे स्थान पर आपका पंजाब हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश भारत में लगभग 32% चावल गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के अगर जिले की बात कर लेते हैं तो जिले में आपका गोरखपुर, जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है, मुख्यतः गंगा और घाघरा वाला जो तराइन वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर इसका सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। यूपी की, अगर यूपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि जो गेहूं का उत्पादन है मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक किया जाता है, तो गोरखपुर, इसमें गंगा घाघरा का जो तराइन क्षेत्र है वहां पर किया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके किस्म के बारे में, कौन कौन सी किस्म होती हैं इसमें, तो गेहूं की किस्में,
किस्में। तो गेहूं की किस्में की अगर हम बात करते हैं तो एक तो होती है आपकी सोनालिका, एक तो होती है आपकी सोनालिका, एक होती है आपकी अर्जुन, ठीक है, एक होती है आपकी कुंदन, अर्जुन, कुंदर, एक होती है आपकी अमर HW 2000, ठीक है, और एक होती है आपकी चंद्रिका, चंद्रिका HPW 184, ठीक है, एक होती है आपकी मैक्रोनी, एक होती है आपकी मैक्रोनी, एक होती है आपकी नीलगिरी, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर HW 2000, चंद्रिका HPW 184, मैक्रोनी, नीलगिरी, और एक होती है आपकी राज 3077, राज 3077, एक होती है आपकी पूषा किरण, पूषा किरण, ठीक है, और एक तो ये जो है सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर 2000, HW 2000, चंद्रिका HPW 184, मैक्रोनी, नीलगिरी, रात 3077, पूषा किरण, ये आपकी गेहूं की किस्म होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, इसका आप बताइएगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मैं आपको लिख देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान ये कहां पर है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। मैं शाम को इसको चेक करूंगा, ठीक है, जैसे मुझे समय मिलता है, और जिसका जो सही आंसर होगा मैं उसको अगले वीडियो में उसको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आगे तो ये थी हमारी गेहूं से संबंधित, ठीक है। अगली फसल की ओर चलते हैं। जो हमारी अगली फसल होगी, जो हमारी अगली फसल है वो है आपकी मक्का, ठीक है। तो मक्का के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मक्का में देखिए 79%, अगर हम मक्का की बात करते हैं तो मक्का में 79% जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, और इसमें 2% जो है इसमें राब पाई जाती है, ठीक है, 2% राब पाई जाती है, 5% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, और 5% इसमें पाई जाती है वसा, ठीक है। तो मक्का की बात करते हैं तो मक्का 79% कार्बोहाइड्रेट, 2% आपकी राब होती है, 5% प्रोटीन पाया जाता है, और 5% इसमें वसा पाया जाता है, ठीक है। और मक्का के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कि ये सबसे ज्यादा जो स्टार्च मिलती है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टार्च, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे ज्यादा स्टार्च निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है। वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टार्च पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, इसका सही आंसर होगा आपका मक्का। बात कर लेते हैं कि जो सबसे जल्दी उत्पादन किया जाता है, ठीक है, इसका उत्पादन भी सबसे जल्दी किया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन। अब इसका सबसे ज्यादा उत्पादन क्यों किया जाता है, क्योंकि ये रबी, खरीफ और जायद, ठीक है, रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों फसलों में इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तीनों फसलों में उत्पादन होने के परिणाम स्वरूप इसको सबसे ज्यादा उत्पादन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। ये तीनों फसलों की फसल होती है। अगर हम इसकी वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम होगा जिया मियाज, जिया
जियामियाज, ठीक है, जियामियाज इसका साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नाम होगा। और साथ ही इसको अनाजों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अनाजों की रानी, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, तो अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, मक्का को, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मक्का। साथ ही इसमें इसका उपयोग किया जाता है अल्कोहल बनाने में। अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अल्कोहल बनाने में, बायोडीजल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। 15वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली भारत आए थे तो उसी समय पुर्तगाली भारत आए थे तो वही इसको भारत में लाए थे। तो भारत में जो पुर्तगाली आए थे वो मक्का लेकर आए थे, ठीक है, मक्का लेकर आए थे। और जी आपका मक्का हो गया, आपका आलू हो गया, आलू भी लेकर आए थे, तंबाकू, ठीक है, आलू, मक्का, तंबाकू, ये जो है पुर्तगाल ही, और भी अन्य चीजें लेकर आए थे, ठीक है। तो ये जो है मक्का जो है पुर्तगाली लेकर आए थे, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक आयातक देश क्या है, मक्का का जो आयातक देश है, अगर हम आयातक देश की बात कर लेते हैं, आयातक देश, तो सर्वाधिक आयात करने वाला देश है जापान। और निर्यात की अगर हम बात करते हैं, निर्यात, तो वो होगा आपका यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है। भारत में अगर हम इसके उत्पादन की बात कर लेते हैं, भारत में अगर हम इसके उत्पादन की बात कर लेते हैं, तो भारत जो है, इसके उत्पादन में भारत की जो रैंक है, उत्पादन में भारत की रैंक है 7th रैंक। अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक है आपकी यूएसए की, ठीक है। अगर हम भारत में स्टेट की बात कर लेते हैं, किसी स्टेट की मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, तो जो आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश प्रथम रैंक पर है, ठीक है। अब इसी के लिए अभी आपने गेहूं के लिए और अब मक्का के लिए आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूं। मक्का का सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो मक्का का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहां पर है। मक्का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहां पर है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका भी क्वेश्चंस का जो सही आंसर देगा हम उसको अगले अध्याय में उसको बताएंगे कि किसने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो फसल है वो हो जाएगी आपकी दलहन, ठीक है। दलहन फसल की हम बात करते हैं तो दलहन फसलें जो होती हैं वो लेग्यूम कुल की फसल होती हैं। दलहन फसलें लेग्यूम कुल के पौधे होते हैं, ठीक है। लेग्यूम कुल के पौधे होते हैं, ये। और जो दलहन फसलें होती हैं, दलहन फसलों की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, दलहन फसलों की जड़ों में
राइजोबियम राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। अब देखिए, जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है उसका कार्य क्या होता है। जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है वो जो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील कर देता है। ठीक है, नाइट्रेट में तब्दील करने के बाद क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, जो सोइल होती है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने यहाँ पर कोई फसल उगाई है, ठीक है, और अगर आपको दूसरी फसल लेनी है, ठीक है, दूसरी फसल अच्छी लेनी है, तो यहाँ पर आपको एक दलहन फसल बो देनी होगी। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर जो फसल होगी वो जो इसकी नाइट्रोजन होगी वो इसको एब्जॉर्ब कर चुकी होगी, तो इसके बाद जब अगर हम इस फसल को बोएंगे तो इसको नाइट्रोजन मिलेगी नहीं। तो अगर हम दलहन फसलें बो देंगे तो इससे क्या होगा कि जो मिट्टी है उसमें क्या होगा, उसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रेट जो है उसकी उपस्थिति हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप जो हमारी ये फसल होगी ये भी काफी अच्छे से उत्पादन, इसका भी प्रोडक्शन काफी अच्छा होगा। इसलिए कहा जाता है कि एक फसल बोने से पहले के बाद दूसरी फसल दलहन और फिर उसके बाद तीसरी फसल बोनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो फसल चक्र एक मेंटेन रहता है। ठीक है, और इससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, तो ये था राइजोबियम नामक जीवाणु। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं कि जो दलहन फसलें होती हैं, दलहन फसलें में रबी की जो फसल होती है, रबी की फसल में कौन कौन सी फसल शामिल की जाती हैं। इसमें आपका चना हो जाता है, ठीक है, मसूर हो जाती है, चना हो जाता है, मसूर हो जाती है, उसके बाद आपकी मटर हो जाती है, और मटर के साथ साथ आपकी खेसारी। ठीक है, खेसारी, तो ये हो जाती है आपकी रबी। अब अगर हम बात करते हैं खरीफ की, खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसल शामिल की जाती हैं, तो इसमें आपका अरहर हो जाती है, अरहर हो गई, उसके बाद आपकी उड़द हो गई, अरहर हो गई, उड़द हो गई, उसके बाद आपकी मूंग हो जाती है, एक मूंग दाल हो जाती है, एक आपका लोबिया हो जाता है। ठीक है, लोबिया की फली जो होती है लोबिया हो जाता है। ठीक है, और एक हो जाती है आपकी सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन। अगर हम बात कर लेते हैं जायद की फसल, तो जायद की फसल में आपकी मूंग और उड़द। ठीक है, मूंग और उड़द। तो देखिए, जो मूंग और उड़द की फसल होती है वो आपकी खरीफ की भी फसल होती है और जायद की भी फसल होती है। ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जिसका सही आंसर होगा मैं उसको अगली कल की क्लास में बताऊंगा कि किसने सही आंसर दिया है। तो अब तक आपके 3 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं। ठीक है, एक तो आपका गेहूं अनुसंधान संस्थान अंतरराष्ट्रीय, मक्का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं। आगे चलते हैं, अगले अध्याय अगले प्रश्न अगले और चढ़ते हैं। अगली जो फसल होगी वो होगी आपकी तिलहन। ठीक है, तिलहन फसल की बात कर लेते हैं। ऑयली क्रॉप, ऑयली क्रॉप। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑयली क्रॉप की, तो जो ऑयली क्रॉप होती हैं वो लगभग जो फसल होती हैं, लगभग 72% जो तिलहन होती है, 72% जो
तिलहन होती है वो वर्षा के अधीन होती है, ठीक है, वर्षा के अधीन होती है, ठीक है। और अगर हम भारत के कुल कृषि क्षेत्र में बात करते हैं तो भारत में इसका कुल क्षेत्र जो है यानी कि भारत के कुल कृषि क्षेत्र के 15% भाग पर तिलहन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो तिलहन जो होती है ऑयली क्रॉप, वो 72% जो फसल होती है तिलहन वो वर्षा के अधीन होती है और भारत के कुल कृषि क्षेत्र के 15% भाग पर तिलहन फसल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो पहले तिलहन फसलों में कौन कौन से, जैसे आपकी अलसी हो गई, एक आपका रामतिल हो गया, एक आपका जो अरंडी का तेल होता है वो हो गया, ठीक है। तो ये जो है तिलहन फसलों के अंतर्गत आती हैं। सोयाबीन भी तिलहन फसलों के अंतर्गत आती है और दलहन भी आती है। सोयाबीन तिलहन और दलहन दोनों फसलों के अंतर्गत आती है। अगर हम कुल उत्पादन की बात करते हैं तो कुल उत्पादन में यूएसए यानी कि अमेरिका जो है आपकी प्रथम स्थान पर होती है, ठीक है, इसका प्रथम रैंक है। और दूसरे रैंक की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी ब्राजील हो जाएगी, सेकंड रैंक। अगर हम भारत की बात कर लेते हैं तो भारत की यहां पर 5th रैंक है, ठीक है। अगर हम स्टेट में बात कर लेते हैं भारत में, तो भारत में जो स्टेट की अगर हम बात कर लेते हैं, राज्यों की बात कर लेते हैं, तो इसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान है और तीसरे स्थान पर आपका गुजरात, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ये अलग अलग स्थान हैं, ठीक है। अगली जो फसल है वो है आपकी नारियल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नारियल की, तो नारियल के प्रथम जो राज्य में अगर हम बात करते हैं तो विश्व में अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया ये आपकी फर्स्ट रैंक हासिल करता है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करते हैं अर्थात भारत की बात करते हैं तो भारत जो है नारियल उत्पादन में 3rd रैंक हासिल करता है, ठीक है, 3rd रैंक। तो नारियल की अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया पहले स्थान पर है इसके उत्पादन में, भारत आपका 3rd रैंक हासिल करता है, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में केरल पहले स्थान पर है,
और केरल के बाद आपका कर्नाटक। ठीक है, तो ये आपका इनका क्रम हो गया, इनको आप याद कर लीजिएगा। नारियल पहले स्थान पर इंडोनेशिया, दूसरे और तीसरे स्थान पर भारत की रैंक आती है। और अगर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में आपका केरल पहले स्थान पर और दूसरा कर्नाटक है। ठीक है, अगली जो फसल है वो है आपकी मूंगफली। मूंगफली, इसको गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। ठीक है, मूंगफली की अगर हम बात करते हैं तो मूंगफली की जो अगर देश में पहले स्थान की बात करते हैं तो देश में, चलिए मूंगफली को हम अगले अध्याय में बताएंगे। ठीक है, तब तक अब आप इसको याद कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।